Hey everyone, my name is Abhishek and you're welcome to my YouTube channel. तो मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा फॉर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टूडेंट फॉर MCA। आप सामने कोड देख ही पा रहे हो जिसका है कोड MCS 212। तो हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे कवर, और इसमें आपको पता ही होगा जैसे कि 4 ब्लॉक्स हैं। तो हम फर्स्ट ब्लॉक से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एलिमेंट्री लॉजिक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है बाद में। तो जब भी आप अगर अपनी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक डाउनलोड करोगे फ्रॉम इग्नू वेबसाइट, तो आपको एक मिस्टेक देखने को मिलेगी उसमें, जो कि काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि अब यहाँ पे अपनी बुक देख पा रहे हो, तो पहली यूनिट तो मेरी प्रोपोजिशनल कैलकुलस है, जो कि हम इस वीडियो में कंप्लीट तो नहीं, कुछ पार्ट पढ़ेंगे आज। लेकिन अगर मैं जैसे ही यूनिट 2 पर जाता हूँ, तो आपको यूनिट 2 दिखेगी डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जो कि एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये यूनिट वैलिड नहीं है। ओके, तो वैलिड कौन सी है? वैलिड है मेथड ऑफ प्रूफ। यूनिट 2 आपकी मेथड ऑफ प्रूफ है, ना कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं हो रहा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, इसको स्किप कर दो, इसको ध्यान मत दो। यूनिट 2 हम पढ़ेंगे जब भी हम आगे की वीडियोस में। मैं आप जो भी वीडियोस डालूंगा आपको मैं मेथड्स ऑफ प्रूफ ही पढ़ाऊंगा। आपके सब्जेक्ट में यही है क्योंकि। ओके, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ प्रोपोजिशंस पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हम इस पूरी यूनिट को कैसे प्रोसीड करेंगे, मतलब रोड मैप क्या रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने इसको 3 सेक्शंस में बांटा है। पहला सेक्शन ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला सेक्शन। अब आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्रोपोजिशंस पढ़ेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। प्रोपोजिशंस में मैं आपको कंप्लीट इन डेप्थ इंट्यूशन दूंगा कि प्रोपोजिशन एग्जैक्टली होता क्या है, जिससे आपको पूरी यूनिट पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। और फिर मैं लॉजिकल कनेक्टिव्स आपको सारे समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट को लेकर। तो अब हम अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं कि प्रोपोजिशन एग्जैक्टली में होता क्या है। तो मैं आपको पहले इंट्यूशन दूंगा, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि पहले इंट्यूशन देते हैं कि एग्जैक्टली में प्रोपोजिशन होता क्या है, फिर हम उसकी डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे। तो अब मान लेते हैं कि यू आर अ जज। आप किसी कोर्ट के अंदर जज हो, और उसका काम है किसी जो भी पर्सन आएंगे और उनकी स्टेटमेंट्स कुछ होंगी, उनको जज करना। जज इन द सेंस, आप बताओगे या तो वो करेक्ट है या तो फॉल्स है, इसके अलावा आप कोई भी जजमेंट पास नहीं कर सकते। तो मान लेते हैं पर्सन 1 आता है, वो बोलता है दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अब आप खुद ही बताओ, ये बात अगर कोई आपसे बोलता है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये बात सच है। तो इसके लिए जजमेंट पास होगी ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सच। अब थर्ड सेकंड पर्सन आता है, वो बोलता है द मून इज मेड ऑफ चीज। अब ये बात सबको पता है कि मून चीज से तो बना नहीं है, तो इसके लिए जजमेंट पास होगी फॉल्स। राइट। अब मानते हैं कि थर्ड पर्सन आता है और वो बोल देता है कि भाई मैथ इज फन। ठीक। अब इसके लिए आपको क्या लगता है, क्या जजमेंट पास होनी चाहिए, ट्रू या फॉल्स? अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा है। मान लेते हैं हमारे पास 2 पर्सन है, एक पर्सन 1 और पर्सन 2। अब इसने बोला मैथ इज फन। ठीक, मैथ फन। अब पर्सन 1 बोलता है भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, तो इसके लिए जजमेंट पास हो जाएगी ट्रू। अगर आप वो हो, वो जज हो जिसे मैथ पसंद है, तो वो तो जजमेंट पास कर देगा ट्रू। लेकिन जो दूसरा पर्सन है, जो दूसरा जज है, वो उसको मैथ पसंद ही नहीं है, तो वो जजमेंट क्या पास करेगा? फॉल्स। ठीक है। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर एक जज तो ट्रू बोले और दूसरा जज बोले फॉल्स, मतलब ये जो स्टेटमेंट्स है, ये डिपेंड कर रही है पर्सन टू पर्सन। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे स्टेटमेंट्स में जजमेंट पास नहीं की जाती, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। दो दो तरीके की जजमेंट एक साथ आ जाती है, ट्रू और फॉल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अभी तक मैंने क्या समझाया है। कि अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके लिए ट्रू जजमेंट पास होगी, फॉल्स है तो फॉल्स जजमेंट पास होगी। और कोई स्टेटमेंट ऐसी हो कि जिसमें ट्रू और फॉल्स दोनों ही जजमेंट पास की जा सकती हैं,
और वो डिपेंड करता है कि कौन उसे देख रहा है, उस स्टेटमेंट्स को कौन सुन रहा है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स के लिए हम जजमेंट पास नहीं करते। अब हम एक लाइन को पढ़ेंगे और फिर समझते हैं कि ये पूरी जो स्टोरी मैंने बताई आपको ये क्या है। द जज एक्सेप्ट्स ओनली दो सेंटेंसेस दैट कैन बी डिक्लेयर्ड। अब ये जो सेंटेंसेस थे ये डिक्लेयर किए जा सकते हैं, मतलब ये जो बात है वो सच है या झूठ है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। दीज एक्सेप्टेड सेंटेंसेस आर कॉल्ड प्रोपोजिशन। ये जो सेंटेंसेस हैं जो डिक्लेयर किए जा सकते हैं इसे हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। और वो स्टेटमेंट्स जो ना ही ट्रू है ना ही फॉल्स है या फिर दोनों ही है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं नॉन प्रोपोजिशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अब हम देखते हैं कि प्रोपोजिशन एग्जैक्टली में होता क्या है। अब प्रोपोजिशन इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट ईदर ट्रू और फॉल्स। अभी हमने एग्जांपल में ये देखा कि जो जज है दो ही स्टेटमेंट पास कर सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो जो प्रोपोजिशंस होते हैं वो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, वो दोनों चीज नहीं हो सकता। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था मैथ वाले का, मैथ में वो ट्रू भी था और फॉल्स भी हो सकता था। जज पे डिपेंड करता है कि कौन जज कर रहा है उस स्टेटमेंट को। तो ऐसे सेंटेंसेस प्रीपोजिशन तो नहीं होते, वो नॉन प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और स्मॉल छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब मानते हैं कि हमारे पास दो तरीके के अर्थ हैं, ठीक है। पर्सन वन आता है और वो बोलता है कि जो अर्थ है वो राउंड है हमारा। इसके लिए आप बताओ जजमेंट क्या पास होगी? जजमेंट पास होगी ट्रू। पर्सन टू आता है, वो बोलता है कि जो अर्थ है ना वो फ्लैट है, तो इसके लिए जजमेंट पास क्या होगी? फॉल्स, कि भाई गलत बात है। तो क्या ये दोनों प्रोपोजिशन नहीं हो गए? ये दोनों हमारे प्रोपोजिशंस कहलाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट्स को वेरीफाई किया जा सकता है और ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, किसी ने बोला है कि ऐसा होता है। अब उसको हम वेरीफाई करेंगे और बोलेंगे कि ये प्रीपोजिशन है या नहीं, ओके। अब मान लो एक थर्ड पर्सन आता है, वो बोलता है ना जो हमारी अर्थ है वो सर्कुलर तो है ही है लेकिन फ्लैट भी है साथ के साथ। अब सर्कुलर के लिए आप ट्रू बोल सकते हो और फ्लैट के लिए आप फॉल्स बोल सकते हो। अब हमने क्या बात करी थी? प्रोपोजिशन या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स, वो दोनों नहीं हो सकता। तो ये क्या बन जाएगा? नॉन प्रोपोजिशन, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा कि प्रोपोजिशन एग्जैक्टली में होता क्या है। ये हमारे सेंटेंसेस होते हैं जिसे हम या तो ट्रू या तो फॉल्स बोल सकते हैं, दोनों नहीं बोल सकते। अब ये नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं, ये क्या बोल रही है? इट इज अ स्टेटमेंट दैट मेक्स अ डिफाइंड क्लेम। एक डिफाइंड क्लेम करा, क्लेम क्या किया कि अर्थ राउंड है, अर्थ फ्लैट है। ये दो क्लेम्स हुए अबाउट द वर्ल्ड, वन वेयर एवरी रीजनेबल पर्सन वुड अग्री। जहां पर जितने भी रीजनेबल पर्सन है वो एग्री कर सके कि हाँ अर्थ राउंड होता है या फिर अर्थ फ्लैट नहीं होता, वेदर ट्रू और फॉल्स। वो ट्रू और फॉल्स को डिफाइन कर सके कि ये जो स्टेटमेंट हमें दिया है या फिर वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। अब हम थोड़े एग्जांपल्स दे सकते हैं प्रोपोजिशंस के, अलग अलग कैसे एग्जांपल्स होते हैं। तो हमारे प्रोपोजिशन के पहले एग्जांपल में हमारा है सन राइसेस इन ईस्ट। अब ये आप वेरीफाई कर सकते हो कि हमेशा सन जो है वो ईस्ट से ही उगता है ना। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, जिससे कि अगर जैसे ट्रू बोला हमने तो ये प्रोपोजिशन माना जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट ये आता है कि 2+2=5। अब ये सबको पता है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये भी एक प्रोपोजिशन होगा। x इज ग्रेटर देन 2 वेयर x इज 10। x इज ग्रेटर देन 2 जहां पर x की जो वैल्यू है वो 10 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 2। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? 10 हमेशा 2 से बड़ा होता है, तो इसके लिए हमें ट्रू मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला सेंटेंस भी हमारा प्रोपोजिशन बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं नॉन प्रोपोजिशंस की, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। आप क्लोज द डोर। अब
कि कोई पर्सन आया, उसने बोला क्लोज द डोर, आप जज हो। अब जज इस बारे में कोई जजमेंट दे सकता है, ये एक ऑर्डर की तरह नहीं बोला गया। किसी ने ऑर्डर दिया आपको, किसी ने आपको कुछ स्टेटमेंट नहीं दी कि क्या ये सच है क्या ये गलत है। उसने बोला सीधा एक क्वेश्चन, आपको ऑर्डर ही दे दिया कि क्लोज द डोर। तो इसके लिए आप कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं करोगे जिसकी वजह से ये नॉन प्रोपोजिशन बन जाएगा। हाउ ब्यूटिफुल, अब किसी ने, किसी पर्सन ने कुछ देखा और बोला हाउ ब्यूटीफुल इट इज, है ना। तो अब दूसरा पर्सन मान लो एक और आया और वो सेम चीज को देखेगा और बोलेगा मुझे तो पसंद नहीं आ रही। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जिसमें एक्सक्लेमेशन हो और जजमेंट पास ना की जा सके, उसे भी हम नॉन प्रोपोजिशन ही बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन हमारा ये वाला मार्क होता है। जिस सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन दिख जाए वो नॉन प्रोपोजिशन होगा विदाउट एनी क्वेश्चन। शी इज टॉल, वो लंबी है। अब एक पर्सन के लिए तो वो जो भी सामने कोई लड़की है वो लंबी हो सकती है, लेकिन मान लो कोई दूसरा पर्सन आता है वो उस लड़की से भी लंबा है, तो उसके लिए तो वो छोटी हाइट में। तो ये भी हमारा नॉन प्रोपोजिशन हो जाएगा क्योंकि ये पर्सन पे डिपेंड कर रहा है। अब अगला है हमारा x इज ग्रेटर देन 5। बस इतना ही स्टेटमेंट है। तो अब यहाँ क्या आपको x की वैल्यू पता है? पहले वाले में तो हमें पता थी, यहाँ नहीं पता। तो हम x की वैल्यू या तो 1 ले सकते हैं या तो 10 ले सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट्स के लिए तो ये तो फॉल्स हो जाएगा और इस स्टेटमेंट के लिए ट्रू हो जाएगा। तो हम क्या दोनों रख सकते हैं? तो ये एक नॉन प्रपोजिशन बन जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। अब हमारे पास प्रोपोजिशन की पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई प्रोपोजिशन होता क्या है एग्जैक्टली। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ ना एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि प्रोपोजिशन और नॉन प्रोपोजिशन को कैसे बता सकते हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले खुद से ट्राई करो उसको। जो भी गलत होता है वो बाद में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। पहले आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इसे। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। पहला हमारा स्टेटमेंट रहता है 5 + 7 = 12। ये बात सच है, इट इज अ प्रोपोजिशन। हाउ आर यू टुडे, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया, एक सवाल पूछ लिया गया। अब किसी का दिन अच्छा होगा, किसी का अच्छा नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी, ये फॉल्स भी नहीं होगी, इसके लिए कोई जजमेंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा नॉन प्रोपोजिशंस बन जाएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये तो सबको पता है, मैं डायरेक्टली प्रोपोजिशन लिख रहा हूँ इसको कि ये एक स्टेटमेंट है और ये एकदम ट्रू है, तो इसलिए प्रोपोजिशन है। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर एक ऑर्डर हो गया जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे नॉन प्रोपोजिशन। मैथ इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अब ये भी डिपेंड करता है लोगों पर, तो ये भी नॉन प्रोपोजिशन हो जाएगा। x + 2 = 5, क्या कोई x की वैल्यू दी है? x की वैल्यू अननोन है हमारे पास, तो ये भी हमारा नॉन प्रोपोजिशन होगा। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, अब ये चीज आप वेरीफाई कर सकते हो, ये एक स्टेटमेंट है और इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, तो ये एक प्रोपोजिशन होगा। वाओ व्हाट इज अ ब्यूटीफुल सनसेट, अब मैंने आपको बताया था जिस सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन दिख जाए उसको आप डायरेक्टली नॉन प्रोपोजिशन बोल दो। ठीक, जहां जहां आपको ये दिखे और क्वेश्चन मार्क दिखे, वो दोनों के दोनों हमारे नॉन प्रोपोजिशंस होता है। ठीक है, बिना देखे नॉन प्रोपोजिशन लिख दो, हमेशा ऐसे ही होता है। एवरी इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, ये बात बिल्कुल सच है, सबको पता है कि 12/2 जितना भी इवन नंबर आप लोगे वो 2 से डिवाइडेड होगा, तो ये एक प्रोपोजिशन है। प्लीज सबमिट योर असाइनमेंट, दिस इज अ ऑर्डर, राइट, तो ये एक नॉन प्रोपोजिशन होगा। 15 इज अ प्राइम नंबर, तो यस ट्रू, इट इज अ 15 इज अ प्राइम नंबर और हम बोलेंगे प्रोपोजिशन। शी इज एन इंजीनियर, अब ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस दिया गया है कि शी इज ए इंजीनियर। ठीक है, तो हम इसके लिए भी बोल देंगे इट इज अ प्रोपोजिशन। वाटर बॉटल एट 100 डिग्री सेल्सियस, और सॉरी, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। सी लेवल पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल हो जाता है, आप सबको पता है, तो ये भी प्रोपोजिशन माना जाएगा। इज टूडेज मंडे, क्या आज मंडे है? जैसे आपको क्वेश्चन मार्क दिखा आप नॉन प्रोपोजिशन बोल दोगे। आई होप आपको समझ आया होगा। आपकी बुक में और भी क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से भी और प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी है आपके लिए। अगर इतना समझ लेते हो तो आप कोई भी सेंटेंस को प्रोपोजिशन और नॉन प्रोपोजिशन में कैटेगराइज कर सकते हो आराम से।
हमने अभी तक अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि प्रोपोजिशन एग्जैक्टली में होते क्या हैं। अब मूविंग फॉरवर्ड हम अब लॉजिकल कनेक्टिव्स के ऊपर बात करेंगे। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि आई एम हंग्री एंड आई एम टायर्ड। ऐसा ना लिख के मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगा। मैंने बोला आई एम हंग्री एंड आई एम टायर्ड। अब अगर आपके लिए अगर एक सवाल है कि इसमें कितनी स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स हमने देखी थी क्या होती है, कोई भी कुछ पर्सन कुछ बोलता है तो वो एक स्टेटमेंट है। इसमें हमारी कितनी स्टेटमेंट है? तो इसमें हमारी दो स्टेटमेंट्स बनेंगी। पहली स्टेटमेंट क्या बनेगी? आई एम हंग्री। और दूसरी स्टेटमेंट बन जाएगी आई एम टायर्ड। अब बार बार ऐसा आई एम हंग्री लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं इस पूरी एक आई एम हंग्री को एक सिंबल से डिनोट कर देता हूँ, जैसे कि पी, और इसको मैं डिनोट कर देता हूँ क्यू से। ठीक। अब मैंने इन दो स्टेटमेंट्स को जॉइन कैसे किया, जोड़ा कैसे? जब मैंने आपको बोला आई एम हंग्री एंड आई एम टायर्ड, तो मैंने ऐसा क्या यूज किया इन दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए? मैंने यूज किया एंड, या ना यहाँ पर, ये रहा। यही हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स होता है। अब लॉजिकल कनेक्टिव्स को आगे और समझने से पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि मैथमेटिकल लॉजिक्स होते क्या हैं। अब अगर आ, कोई भी पर्सन आके बोलता है कि एक चीज गलत है या फिर सही है, तो उसमें ये आता है कि अब इसको प्रूफ कैसे करें मैथमेटिकली। सो ऐसी स्टेटमेंट्स जिसके जिसके लिए हमें लॉजिक लगाना है और बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए हम मैथमेटिकल लॉजिक का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। हम सिंबल्स का यूज कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को दिखाने के लिए, जो कि कुछ ऐसी होती हैं, और फिर हम कुछ प्रोसेस करेंगे और ये बता सकते हैं, एक लॉजिक दे सकते हैं कि वो ट्रू है ट्रू है या फॉल्स है। इतनी बात समझ आती है? ओके। अब हम देखते हैं लॉजिक कनेक्टिव्स एग्जैक्टली में है क्या। अगर आपसे ये कहूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेंटेंस में जोड़ा था कि आई एम हंग्री एंड आई एम टायर्ड, यहाँ पे मैंने एक एंड का यूज किया, तो ये जो है वो एक लॉजिकल कनेक्टिव है। अब ऐसे काफी सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। हम ये आगे एक एक करके पढ़ेंगे। तो एग्जैक्टली हमारा डेफिनेशन के बेसिस पे लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, डू यू यूज वेरी लाइक सिंपल सेंटेंसेस। आप सिंपल सेंटेंस तो बोलते नहीं होंगे कि मैं हंग्री हूँ। आप काफ़ी लंबा सा बोलेंगे मैं हंग्री हूँ और मेरे को आलस आ रहा है। तो इसको हमने इन दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ एंड। ये जो एंड है, ये जो जॉइनिंग वर्ड्स हैं, एंड और, यही हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। इन द सेम way, most statements in mathematical logics are combined. मैथमेटिकल लॉजिक कि हमें कोई भी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स बताना है, लॉजिक देना है, तो मैथमेटिकल लॉजिक में भी हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वो ऐसे ही एंड, और, इफ देन, इफ ओनली इफ, ऐसी स्टेटमेंट से जुड़े हुए होते हैं। इन्हीं फ्रेजेस को हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब बात आती है कि लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने ये तो सीख लिया क्या होता है, लेकिन कितने तरीके के होते हैं? एग्जैक्टली तो 6 तरीके के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम अभी सिर्फ 4 के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ऐसे। पहला हमारा होता है डिसजंक्शन, एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन, और तीसरा होता है कंजक्शंस, फोर्थ होता है नेगेशन। अब हमारे पास पूरी अंडरस्टैंडिंग है कि लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, तो हम अपने पहले लॉजिकल कनेक्टिव्स को पढ़ने जाते हैं। पहला हमारा लॉजिकल कनेक्टिव है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपके दिमाग में एक छोटी सी चीज़ फीड करना चाहता हूँ कि डिसजंक्शन एग्जैक्टली डिनोट कैसे करता है। डिसजंक्शन को डिनोट करने के लिए हम अपना सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं वी शेप का। जैसे जहाँ भी अगर मैं वी लिखूँ, इसका मतलब वो है डिसजंक्शन। अभी डिसजंक्शन क्या होता है मैं आगे बात करेंगे। और डिसजंक्शन का मतलब होता है और, ठीक है।
अब डिसजंक्शन समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल दो स्टेटमेंट से मिलके बना है। पहला है स्टेटमेंट पी जो कि बोलता है आई विल वॉच अ मूवी। दूसरा स्टेटमेंट है क्यू जो कि बोलता है आई विल प्ले क्रिकेट। ठीक, अब अगर इन दो स्टेटमेंट्स को मुझे जोड़ना है तो उसके लिए हम अपना कनेक्टिव यूज करेंगे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन जैसे कि हमने देखा अभी एक कनेक्टिव है, तो मैं यहाँ पर एक सिंबल लगा दूंगा कि ये एक डिसजंक्शन बन गया। इसको मैं चाहूँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये भी हमारा एक डिसजंक्शन है। ठीक, अब ये डिसजंक्शन काम कैसे करता है वो देखते हैं। तो वो काम समझाने के लिए मैंने अपना एक ट्रूथ टेबल क्रिएट किया है जहाँ पे हमारी स्टेटमेंट पी है आई विल वॉच अ मूवी, और स्टेटमेंट क्यू है जो कि आई विल प्ले क्रिकेट, और यहाँ पे हमने डिसजंक्शन लिया है जो कि हमने यहाँ पर भी देखा कि डिनोट कैसे करता है। अब ये बोल रहा है कि और इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब मैं बोल दूं कि पहली स्टेटमेंट जो कि है आई विल वॉच अ मूवी, वो सच बात हो जाती है, और आई विल प्ले क्रिकेट भी सच हो जाता है, तो हमारा जो डिसजंक्शन होगा वो आउटपुट में हमें देगा ट्रू। नाउ एक दूसरी स्टेटमेंट आती है, वो बोलता है कि आई विल वॉच अ मूवी, ये बात तो सच हो जाती है, लेकिन आई विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने गया ही नहीं। तो इस वाले सेंटेंस में भी डिसजंक्शन हमें ट्रू ही बोलेगा कि वो स्टेटमेंट ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट को जब हमने मिला दिया तो उसका आंसर आया ट्रू। आई विल वॉच अ मूवी, अब वो मूवी देखने तो नहीं गया लेकिन वो क्रिकेट खेलने गया, ट्रू बोला जिस स्टेटमेंट के लिए, तो इसका आंसर भी होगा ट्रू। अब ये ट्रू क्यों हो रहा है? क्योंकि और इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर एक भी स्टेटमेंट दोनों में से ट्रू हो जाती है तो आंसर हमें ट्रू मिल जाएगा। अब अगर फोर्थ स्टेटमेंट आती है कि आई विल वॉच अ मूवी एंड आई विल प्ले क्रिकेट, और दोनों ही गलत हो जाते हैं कि वो ना वो उसने मूवी देखी ना उसने क्रिकेट खेला, तो ऐसे सेंटेंसेस में जब दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स हो तो हमारा जो डिसजंक्शन है आउटपुट देता है फॉल्स, क्योंकि वो क्या बोल रहा है और इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिसजंक्शन एग्जैक्टली करते क्या है और वो काम कैसे करता है। मूविंग फॉरवर्ड हम अपना कंजक्शन भी देख लेते हैं कि कंजक्शन काम कैसे करता है। तो कंजक्शन में सेम है, कंजक्शन कंजंक्शन हमारे डिनोट किए जाते हैं इससे, इस सिंबल से डिनोट करे जाते हैं, इसे कैप सिंबल बोलते हैं वैसे तो, और इसे हम बोलते हैं एंड, जैसे हमने पहले एग्जांपल देखा था एंड का। ठीक, इसको भी समझाने के लिए मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले रहा हूँ। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में हमारा है पहली स्टेटमेंट पी और दूसरी स्टेटमेंट है क्यू। आई विल वॉच अ मूवी एंड आई विल प्ले क्रिकेट। अगर अब कंजंक्शन की बात करूं तो कंजंक्शन में ऐसे डिनोट करता हूं, तो कंजंक्शन बन जाएगा ये, और इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं। इतनी बात क्लियर होगी। अब फिर से हम ट्रूथ टेबल की तरफ जाते हैं। अपना ट्रूथ टेबल में हमारी वही सेम दो स्टेटमेंट है और हमारी कंजंक्शन का आउटपुट आ रहा है। अब मैं बोलूं कि हमारी जो पहली स्टेटमेंट थी आई विल वॉच अ मूवी एंड दूसरी स्टेटमेंट थी आई विल प्ले क्रिकेट, दोनों ट्रू हो जाती हैं, तो इसमें क्या होगा? डिसजंक्शन में क्या होता था, एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गई तो आउटपुट हमें ट्रू मिल जाता था, लेकिन एंड जो है वो थोड़ा डिफरेंटली काम करता है। एंड बोलता है कि एंड इज ट्रू ओनली इफ बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी वो ट्रू देगा, वरना आउटपुट में हमेशा फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर तो हमारी दोनों स्टेटमेंट पहले वाले के लिए दोनों ट्रू है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। अब दूसरे की बात करूं तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। ऐसे ही सो ऑन हम अपने सारी स्टेटमेंट के लिए फॉल्स ही लिख देंगे, क्योंकि एक दोनों में से एक ना एक तो फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स ही आएगा। अब डेफिनेशन भी एक बारी पढ़ लेते हैं। वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई होगी कि कंजक्शन होता क्या है। वी कॉल द कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब पूरे की बात कर रहा है, कंपाउंड स्टेटमेंट पी एंड क्यू द कंजंक्शन ऑफ द स्टेटमेंट पी एंड क्यू। एंड एक कनेक्टिव्स है, वो पूरा सेंटेंस मिला के बोल रहा है, और कंजंक्शन होता है कंपाउंड स्टेटमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट स्टेटमेंट पी एंड क्यू, जिसे हम डिनोट करते हैं कुछ ऐसे, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है ट्रूथ टेबल की मदद से।
इतनी बात क्लियर है? मैं थोड़ा इसको साफ सुथरा कर देता हूँ। आगे हम अगला हमारा जो कनेक्टिव है वो कनेक्टिव आता है हमारा निगेशन। तो निगेशन को भी हम सेम तरीके से ही पढ़ेंगे, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। निगेशन को हम डिनोट करते हैं कुछ इस सिंबल से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नॉट। ओके, सबसे सिंपल लॉजिकल नोटेशन लाइक यही वाली होती है, जिसमें हम कोई भी स्टेटमेंट जो हमें प्रोपोजिशन स्टेटमेंट मिली है पी, उसको हम उल्टा करके दे देंगे, डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ दिस। नॉट विल ऑलवेज रिवर्स द प्रोपोजिशन आउटपुट। अगर प्रोपोजिशन बोल दूं मैं कि प्रोपोजिशन ट्रू है तो आउटपुट आ जाएगा फॉल्स, और अगर प्रोपोजिशन फॉल्स है तो आउटपुट आ जाएगा ट्रू। सबसे सिंपल यही वाला होता है। अब हम ट्रूथ टेबल की मदद से देख लेते हैं कि इसमें काम कैसा होगा। अगर सॉरी यहाँ पर एक गलती है, मुझे ये कॉलम यहाँ पे नहीं रखना था, तो मैं इस कॉलम को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। हमें बस इतने एक ही स्टेटमेंट से काम है, क्योंकि जो निगेशन होता है एक स्पेशल टाइप का है जो कि सिंगल प्रोपोजिशन पे ही काम करता है। तो हमारा पहला प्रोपोजिशन आता है ट्रू, तो आउटपुट क्या हो जाएगा फॉल्स। दूसरा भी ट्रू है तो आउटपुट जाएगा फॉल्स। थर्ड हमारा फॉल्स है तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। अब फोर्थ भी हमारा फॉल्स ही है तो इसका भी आंसर ट्रू होगा। हमारा नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव है एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन। अब एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और हम इसे एक्सॉर भी लिख सकते हैं। अब एक्सॉर क्या होता है, उसके लिए आपको लॉजिक गेट्स पढ़ने पड़ेंगे। अभी के लिए हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि हमें इस सिंबल से ही एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन को डिनोट करना होता है। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो प्रोपोजिशंस हैं P एंड Q, और मुझे इन दोनों का डिसजंक्शन निकालना है, तो मैं इन दोनों को कुछ ऐसे लिखूंगा, और मैं इन्हें ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, क्लियर है इतना? अब जरा एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे अपने ट्रूथ टेबल को कि ट्रूथ टेबल कैसे काम कर रहा है। अब डेफिनेशन ये बोल रही है एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन ऑफ टू प्रोपोजिशन, मतलब एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन निकालें अगर किसी दो प्रोपोजिशंस का जो कि P और Q है, तो वो क्या बोलेगा, इधर P इज ट्रू और Q इज ट्रू। मतलब सिर्फ जो प्रोपोजिशन हमारी P है वही ट्रू होनी चाहिए, या फिर Q ही ट्रू होनी चाहिए, तभी आउटपुट में आंसर ट्रू आएगा। और बोथ आर नॉट ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू नहीं होने चाहिए, और बोथ आर नॉट फॉल्स ईदर। तो हम इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, जो कि हमने यहाँ पर देख लिया है अपना। अब हम ट्रूथ टेबल पे जंप करते हैं अपना। तो ट्रूथ टेबल क्या बोलता है कि पहली प्रोपोजिशन ट्रू है और सेकंड प्रोपोजिशन भी ट्रू है जो कि क्यू है, राइट। अब अगर हम अपनी डेफिनेशन की माने तो वो बोल रहा है इधर पी इज ट्रू, पी ही ट्रू होना चाहिए या फिर क्यू ही ट्रू होना चाहिए। दोनों ट्रू नहीं हो सकते, बोथ आर नॉट ट्रू, तो दोनों ट्रू नहीं हो सकते, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स, राइट। अब सेकंड वाला अगर हम देखें तो उसमें पहला प्रोपोजिशन तो फॉल्स है, सेकंड प्रोपोजिशन ट्रू है, तो ये हमारी जो डेफिनेशन है उसको एकदम कंप्लाई कर रहा है कि इधर P इज ट्रू और Q इज ट्रू। तो हमारा Q ट्रू है, P ट्रू नहीं है, आंसर इसका हो जाएगा ट्रू। सेम इसके केस थर्ड वाले केस में भी होगा, इसका भी आंसर ट्रू होगा। और फोर्थ वाले केस में दोनों फॉल्स हैं, तो इसका आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे मुझे मेंशन कर देना चाहिए था, एक सेकेंड में मेंशन कर देता हूँ आपको सामने, राइट। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, तो ये हमारा दिस जंक्शन ख़त्म होता है यहाँ पर। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगा, और इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम अपने रिमेनिंग लॉजिकल कनेक्टर्स पढ़ेंगे। एंड होप दिस वीडियो हेल्प्स, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। या दैट्स ऑल, बाय।